बच्चों बहुत बहुत नमस्कार और एक बार और फिर से स्वागत करते हैं आपका अपने एजुकेशनल प्लेटफॉर्म शिवांश क्लासेस पे। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा, मैं शिवांश आपका साइंस टीचर और हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th का बायोलॉजी का पहला चैप्टर जैव प्रक्रम या फिर लाइफ प्रोसेस के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। इसका और भी पार्ट हम लोग आगे बढ़ चुके हैं। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हो तो जाइए सबसे पहले उस वीडियो को देखिए, तभी आपको ये वाला आज का पार्ट समझ में आने वाला है। और अगर आप लोगों को कोई दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमारे वीडियो पिछले कई दिनों से नहीं आ पा रहे थे, उसके लिए बहुत बहुत आप लोगों से क्षमा चाहूंगा। और बिना समय गवाए, बिना समय नष्ट किए आज का हम लोग ये टॉपिक यानी आज हम लोग पढ़ने वाले हैं परिवहन। तो उसको शुरू करते हैं। सबसे पहले परिवहन होता क्या है बच्चों? परिवहन का मतलब होता है या सर्कुलेशन का मतलब होता है या वाहन का मतलब होता है या परिसंचरण का मतलब होता है कि किसी भी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना। अगर आप लोग उत्तर प्रदेश से हो तो उत्तर प्रदेश परिवहन, बिहार परिवहन या फिर पूरे भारत में कहीं से भी हो तो भारत सरकार परिवहन के नाम से सुने होंगे आप लोग। वो क्या करता है कि परिवहन का काम होता है वस्तु को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचा देना। उसी तरीके से हम लोग के शरीर में और पादप में और जंतु में सभी लोगों में परिवहन का काम होता है। तो आज हम लोग उसी को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। कुछ है नहीं और बहुत कुछ भी है। तो चलिए, इसमें सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है रक्त। रक्त ही जो है सर्कुलेशन का काम करता है। रक्त अकेला तो है नहीं, हम लोग का हृदय, हम लोग का रक्त और हम लोग का ब्लड वेसल्स यानी रक्त नलिकाएं मिलकर ये सब कार्य करती हैं। रक्त का भी अलग अलग पार्ट है। जैसे रक्त को दो भागों में बांट दिया गया है, प्लाज्मा और रक्त कणिका। प्लाज्मा लगभग 55% हिस्सा और रक्त कणिका 45% हिस्सा। प्लाज्मा में भी 90% वाटर और 7% प्रोटीन और अलग अलग चीज मिला रहता है। और जो रक्त कणिका होता है वो भी तीन भाग में बांटा गया, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। आरबीसी का क्या काम है, डब्ल्यूबीसी का क्या काम है और प्लेटलेट का क्या काम है, कहाँ पाया जाता है, ये सब आज हम लोग पढ़ेंगे। साथ ही साथ हम लोग पढ़ेंगे कि जो मानव हृदय है वो क्या पान के पत्ते के आकार का होता है या मुट्ठी के आकार का होता है। अगर आप लोगों को पता है किस आकार का होता है तो आप लोग कमेंट करिए और बताइए। फिर मानव हृदय में 4 चेम्बर पाया जाता है, 2 अलिंद और 2 निलय, 2 दायां और 2 बायां। उसके बाद हम लोग जानेंगे कि शुद्ध रक्त किसमें बहता है, अशुद्ध रक्त किसमें बहता है। सर्कुलेशन जो रक्त वाहिनी करवा रही है, रक्त नलिका जो करवा रही है, वो रक्त नलिका भी प्रकार की होती है। धमनी, सिरा और कैपिलरी। आर्टरी, वेन और कैपिलरी के नाम से उसको हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। धमनी का क्या काम है, धमनी कहाँ पाई जाती है, सिरा का क्या काम है, सिरा कहाँ पाया जाता है, और कौन मोटा होता है, कौन पतला होता है, किसमें ब्लड ज्यादा प्रेशर से बहता है और किसमें ब्लड कम प्रेशर से बहता है। ये सब जानने के बाद हम लोग जानेंगे शुद्ध रक्त क्या है, अशुद्ध रक्त क्या है, और उसके बाद धमनी और सिरा में क्या अंतर है। फुसफुस धमनी और फुसफुस सिरा, या जिसको हम लोग पल्मोनरी धमनी या पल्मोनरी सिरा के नाम से जानते हैं, उसमें क्या अंतर हो जाता है। उसका नाम बदलने से सिरा और धमनी में पल्मोनरी सिरा और पल्मोनरी धमनी में क्या अंतर हो जाता है उसके बारे में पढ़ेंगे। लास्ट में हम लोग देखेंगे कि मानव हृदय कार्य कैसे करता है, मानव हृदय का स्पंदन क्या है, कितना बार वो धड़क सकता है और लगभग कितना लीटर ब्लड ट्रांसफर कर सकता है, वो सब पढ़ेंगे। और लास्ट में हम लोग देखेंगे पादप में परिवहन। आज का लेक्चर बच्चों थोड़ा सा लंबा होने वाला है, तो आप लोग अपना कॉपी किताब खोल लीजिए और लगातार इसको पढ़ते रहिए। और आप लोग का ज्यादा समय ना नष्ट करते हुए हम लोग पहले इसको लिख देंगे, उसके बाद आप लोग को बताएंगे, क्योंकि लिखते हुए बताने में कुछ ज्यादा समय नष्ट हो जाता है। तो ठीक है बच्चों, तब तक के लिए धन्यवाद। ठीक है बच्चों, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। अब हम लोग देखते हैं कि जो रक्त होता है उसको भी हम लोग, जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं कि रक्त को भी हम लोग दो भागों में बांट गए, एक प्लाज्मा और दूसरा रक्त कणिका। और रक्त कणिका को भी 3 भागों में बांट दिए, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं बच्चों प्लाज्मा क्या है। प्लाज्मा जो होता है बच्चों वो येलोविश सबस्टेंस होता है, यानी हल्का जो है वो पीला कलर का होता है। और रक्त में 55% हिस्सा किसका होता है बच्चों? प्लाज्मा का पाया जाता है। जो प्लाज्मा होता है वो 90% ऑफ
प्लाज्मा मेड अप ऑफ वाटर, यानी जो 90% प्लाज्मा होता है वो किससे मिलकर बना होता है बच्चों? पानी से मिलकर बना होता है। और प्लाज्मा में बाकी जो रहता है बच्चों वो 7% क्या रहता है? प्रोटीन भी रहता है। जो प्लाज्मा का मुख्य काम है वो क्या है बच्चों? प्लाज्मा का मुख्य काम है भोजन का संवहन करना, हार्मोन का संवहन करना। संवहन मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक उसको पहुंचा देना। प्लाज्मा क्या करता है? संवहन करने का काम करता है। साथ ही साथ यह चोट, अगर घाव जो रहता है उसको क्या करता है? उसको रिकवर करने में, घाव को भरने में, चोट को रिकवर करने में भी प्लाज्मा हम लोग का सहायता करता है। और इसका एक मुख्य काम क्या है? ताप को नियंत्रित करने का भी यह काम करता है, यानी हमारे शरीर का जो टेम्परेचर है उसको भी कंट्रोल करने का काम कौन करता है बच्चों? प्लाज्मा करता है। ठीक, अब प्लाज्मा के बाद हमारा जो सेकंड टॉपिक आ जाता है वो क्या है बच्चों? रक्त कोशिका। जो रक्त कोशिका है वो मुख्यतः 3 भाग में बटी है। एक रेड ब्लड कार्पल सेल या फिर रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट। जो रक्त कणिका है, रक्त का 55% भाग तो प्लाज्मा बना दिया और जो 45% हिस्सा बना वो रक्त कोशिका से मिलकर बना हुआ है। और उस 45% हिस्से में भी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट है। ठीक है बच्चों, तो आप एक बार प्लाज्मा वाले हिस्सा का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और एक एक करके हम लोग इसको फिर देखते हैं। ठीक है बच्चों, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। अब हम लोग देखेंगे कि लाल रक्त कणिकाएं या फिर रेड ब्लड सेल्स या फिर आरबीसी या फिर इरेथ्रोसाइट्स क्या होती हैं। तो जो लाल रुधिर कणिका होती है बच्चों, जिसके वजह से हम लोग का रक्त लाल होता है, इसमें एक चीज उपस्थित होता है जिसका नाम होता है हीमोग्लोबिन। क्या नाम होता है? हीमोग्लोबिन। जिसके कारण जो हम लोग का रक्त होता है बच्चों वो क्या होता है? हीमोग्लोबिन के कारण क्या होता है? लाल रंग का दिखाई देता है। इसका जो निर्माण है बच्चों हम लोग के अस्थि मज्जा में होता है। कहाँ पर होता है? अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा को हम लोग इंग्लिश में क्या बोल देते हैं? बोन मैरो। बोन मैरो में होता है। और बोन मैरो में इसका निर्माण होता है, क्योंकि किसी भी चीज का निर्माण होता है तो वो नष्ट भी हो जाता है और वो हम लोग के लीवर में जाकर उसका क्या हो जाता है? अंत हो जाता है। लाल रुधिर कणिका लाल क्यों होती है बच्चों? क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन उपस्थित होता है। और लाल रुधिर कणिका को इंग्लिश में रेड ब्लड सेल्स बोला जाता है और उसका शॉर्ट फॉर्म क्या होता है? आरबीसी होता है। इसका निर्माण कहाँ हो रहा है बच्चों? अस्थि मज्जा, और ये खत्म हो रही है हम लोग के यकृत में। अब उसके बाद हम लोग देखेंगे कि जो इसका जीवन काल है, यानी जो इसका लाइफ स्पैन है, वह लगभग 20 से 120 दिनों का होता है। और ये इसका मुख्य कार्य क्या होता है बच्चों? ये गैस का क्या करता है? ये गैस का संवहन करने में मदद करता है, यानी गैस का ट्रांसफर करने में मदद करता है। यह इसमें हीमोग्लोबिन उपस्थित होता है जो कि ऑक्सीजन को बाइंड करके ऑक्सीजन का ट्रांसफर सेल तक करवा देता है, यानी ऑक्सीजन के साथ संयोग करके हीमोग्लोबिन जो है कि कोशिका और उसको और अंगों तक पहुंचा देता है। जिसके कारण अगर हीमोग्लोबिन उपस्थित नहीं होता तो आसानी से ऑक्सीजन का संवहन होना संभव नहीं है। तो इसका काम क्या है? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या करता है बच्चों? संवहन का भी काम कर रहा है। और क्या इसमें जो केंद्रक, ये भी एक कोशिका है। देखिए कणिका, लाल रक्त कणिका भी एक कोशिका है, क्योंकि रक्त कोशिका का ही ये सब भाग है। सभी कोशिकाओं में केंद्रक उपस्थित होता है और केंद्रक उनके सभी क्रियाओं को नियंत्रित करता है। लेकिन जो प्लेटलेट और आरबीसी है इसमें केंद्रक उपस्थित नहीं होता। तो देखिए इनमें भी केंद्रक नहीं पाया जाता। और यह जो सबसे अधिक मात्रा में, मतलब रक्त कणिका में सबसे ज्यादा आरबीसी होता है बच्चों, उसके बाद होता है प्लेटलेट और उसके बाद क्या हो जाता है? उसके बाद आ जाएगा हम लोग का डब्ल्यूबीसी। ठीक, तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे देखते हैं। ठीक है बच्चों, आप लोग उसका स्क्रीनशॉट ले चुके हो गए। अब हम लोग शुरू कर रहे हैं व्हाइट ब्लड सेल। व्हाइट ब्लड सेल्स क्या होती हैं बच्चों? तो ये जो होती हैं इनमें हीमोग्लोबिन तो उपस्थित होता नहीं है, जिसके कारण इनका जो रंग है बच्चों वो लाल कलर का दिखाई नहीं देता है। तो इनका रंग लाल कलर का नहीं दिखाई देता है, तो इसीलिए इनको श्वेत रक्त कणिका के नाम से या फिर डब्ल्यूबीसी के नाम से या फिर व्हाइट ब्लड सेल्स के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो इनमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता, जिसकी वजह से इसका रंग लाल नहीं होता है।
यह इसका जीवन काल भी बच्चों बहुत कम होता है। जैसे आरबीसी का जीवन काल हम लोग देखें 20 से 120 दिन का होता है, लेकिन इसका जीवन काल लगभग 2 से 4-5 दिन का होता है। इसका जीवन काल भी बहुत कम होता है। और जैसे जिस प्रकार से आरबीसी का जन्म हुआ था और आरबीसी का मृत्यु हुई थी, उसी प्रकार से डब्ल्यूबीसी का भी जन्म बोन मैरो में होता है और ये नष्ट हो जाता है हमारा लीवर में जाकर के। इसका जन्म कहाँ होता है बच्चों? बोन मैरो में। और ये कहाँ नष्ट हो जाता है बच्चों? लीवर में जाके। और इसका जीवन काल भी लगभग 2 से 4 ही दिन का होता है। और बच्चों इनका काम क्या होता है? ये जो शरीर में हम लोग देख चुके हैं इससे पहले कि सबसे ज्यादा आरबीसी, उसके बाद प्लेटलेट और उसके बाद डब्ल्यूबीसी, यानी इनका मात्रा रक्त कणिका में भी बहुत कम होता है। और इनका जो मुख्य काम है वो क्या है? किसी भी रोग से ये जो हम लोग को एक तरीके से गार्ड करने का काम करती है, इसीलिए इसको हम लोग रक्षक कोशिका के नाम से भी जानते हैं। ये शरीर में हम लोग को किसी भी रोग से लड़ने से बचाने का काम करती है। कोई बैक्टीरिया, कोई डिजीज होने वाला है तो उससे लड़ने में सहायता प्रदान करती है। एक तरीके से हम लोग का प्रतिरक्षा तंत्र का काम करती है। एक बार बच्चों अगर आप लोगों को ये लिखना है तो लिख लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है बच्चों, अभी तक हम लोग आरबीसी भी पढ़ चुके हैं, डब्ल्यूबीसी भी पढ़ चुके हैं, रक्त पढ़ चुके हैं, प्लाज्मा पढ़ चुके हैं और रक्त कोशिका भी पढ़ चुके हैं। अब उसी रक्त कोशिका में हम लोग का आखिरी बारी है इसका, प्लेटलेट का। तो आप सभी लोगों को पता है कि हमारे शरीर में प्लेटलेट उपस्थित होता है। भगवान न करें कि आप लोगों को कभी डेंगू हुआ हो, लेकिन जब डेंगू होता है, चिकनगुनिया होता है, तो ये प्लेटलेट का जो मात्रा होता है बच्चों, वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है। और जब भी प्लेटलेट का मात्रा कम होता है तो इसके मात्रा कम होने से इतना प्रभाव पड़ता है कि आदमी मर भी सकता है, क्योंकि रक्त का थक्का जमाने में प्लेटलेट का महत्वपूर्ण भूमिका होता है। जो प्लेटलेट होता है बच्चों, ये हम लोग के शरीर में उपस्थित होता है, हम लोग के रक्त में उपस्थित होता है, रक्त कणिका में उपस्थित होता है और इसकी संख्या लगभग 3 से 4 लाख तक होती है। इसकी संख्या कितना होता है? 3 से 4 लाख होता है। कहाँ गया बच्चों? हाँ, 3 से 4 लाख होता है। और इसका निर्माण भी हम लोग के अस्थि मज्जा में ही होता है। प्लेटलेट का भी निर्माण हम लोग के अस्थि मज्जा में ही होता है, डब्ल्यूबीसी का भी और आरबीसी का। उसके बाद ये केंद्रक विहीन होता है। केंद्रक विहीन यानी इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। प्लेटलेट में जो है वो न्यूक्लियस नहीं पाया जाएगा और इसका जीवन काल लगभग 3 से 5 दिन का होता है बच्चों। और जैसा कि ब्लड क्लॉटिंग में ये क्या करता है? मदद करने का काम करता है। यानी कहीं अगर किसी को चोट लग जाती है तो चोट लगने के बाद रक्त निकलने लगता है। जब रक्त निकलने लगता है तो आप लोग देखे होंगे कि कुछ देर बाद वहां पर क्या होगा कि हल्का हल्का रक्त गाढ़ा होगा और रक्त जम जाएगा। तो जो रक्त जम रहा है, रक्त का जो थक्का जम रहा है, जो ब्लड क्लॉटिंग हो रहा है, उसमें हम लोग का प्लेटलेट मदद करता है। ठीक, तो एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद है कि आप लोग इसको लिख चुके होंगे। अब हम लोग देखते हैं कि क्या होता है, क्योंकि अब ज्यादा समय ज्यादा कुछ लिखना नहीं है, अब बस आपको मेन टॉपिक जो है वो समझाना है। अब हम लोग रक्त पढ़ लिए, प्लाज्मा पढ़ लिए, रक्त कोशिका पढ़ लिए, आरबीसी पढ़ लिए, डब्ल्यूबीसी पढ़ लिए और प्लेटलेट पढ़ लिए। अब इसकी बारी है। ये ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं होता है। तो अब इसका जो चित्र है आपको बगल में दिख रहा होगा, देख लीजिए। ये पान के पत्ते के आकार का नहीं और बल्कि किसके आकार का होता है? मुट्ठी के आकार का। आप लोग को यहाँ पर उसका बगल में स्क्रीन में चित्र दिख रहा होगा। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उसी के बारे में। इसका नाम है मानव हृदय। तो मानव हृदय देखो बच्चों, बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। हम लोग का हृदय जो है बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट है किसका? हम लोग के शरीर का। क्योंकि जब से हम लोग का जन्म हुआ रहता है और जब तक हम लोग मरते हैं नहीं है, तब तक हम लोग की जब तक मृत्यु नहीं हो जाती है, तब तक यह अपना पंप का काम करता है। इसका मुख्य कार्य जो है ब्लड का, जो है ब्लड को पंप करने का काम करता है। ठीक, ब्लड को क्या करता है? पंप करने का काम करता है। और हृदय में बच्चों मुख्यतः 4 चेम्बर उपस्थित होता है। कौन क्या क्या होता है? 4 चेम्बर पाया जाता है। ठीक,
तो अब देखिए हम लोग इस तरीके से खड़े हो गए, तो हम लोग का जो दाहिना हिस्सा है इधर आ गया और बायां हिस्सा है वो इधर आ गया। तो इधर जो है दायां हिस्सा हो जाएगा और इधर बायां हिस्सा हो जाएगा। ऊपर वाले हिस्से को हम लोग बोलते हैं अलिंद, ठीक। और नीचे वाला जो हिस्सा होता है वो भी इधर लिख लो दायां, इसको बोलते हैं निलय। अब बच्चों हम लोग देखेंगे जो मानव हृदय है वो तो हृदय पेशी से मिलकर बना होता है और लगभग लगभग यह 9,453 या 43 ऐसे ही लगभग कुछ जो है ब्लड का क्या करता है, ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, सर्कुलेशन का काम करता है। और 3 बिलियन के लगभग में जो है कि एक मनुष्य के जीवन काल में ये स्पंदन का काम करता है और 1 मिनट में 72 बार हृदय का जो है वो क्या हो रहा है, स्पंदन होता है। और हम लोग अब देखेंगे कि जो मानव हृदय है उसका जो कार्य है वो कैसे हो रहा है। तो सबसे पहले जो दायां अलिंद है, इधर इधर जो दाहिना हम लोग का भाग है उसमें जो है वो अशुद्ध रक्त बहेगा। कौन सा रक्त बहेगा? अशुद्ध रक्त। और इधर क्या होगा? शुद्ध रक्त। यानी अशुद्ध रक्त और शुद्ध रक्त का मतलब क्या होगा बच्चों? वह रक्त जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा उपस्थित है वो अशुद्ध रक्त कहलाएगा। वो कौन सा रक्त कहलाएगा? अशुद्ध रक्त। और वह रक्त बच्चों जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा उपस्थित है, ऑक्सीजन उपस्थित है, वह क्या कहलाएगा बच्चों? वह शुद्ध रक्त कहलाएगा। तो शुद्ध रक्त और अशुद्ध रक्त तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और धमनी और शिरा का भी बात कर लेते हैं हम लोग। और अगर आप लोग एक बार कहेंगे तो धमनी शिरा में मैं एक बार अंतर भी लिख दूंगा, आप लोग उसको अच्छे से देख सकते हैं। लेकिन अभी फिलहाल में हम लोग समझ लेते हैं कि धमनी जो होता है वो हमेशा ऑक्सीजन वाले रक्त को यानी शुद्ध रक्त का परिवहन करता है और जो शिरा होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड वाले रक्त का परिवहन करने का काम करता है, ठीक। तो यहाँ पर धमनी किसका परिवहन कर रहा है? ऑक्सीजन वाले रक्त का। और कार्बन डाइऑक्साइड किसका कर रहा है? कौन कर रहा है? शिरा को कार्बन डाइऑक्साइड कर रहा है। जो धमनी होता है वो हम लोग के अंदर की ओर पाया जाता है और शिरा ऊपर की ओर पाया जाता है। उसमें अंदर जब हम लोग लिखेंगे तो समझेंगे। अभी खाली देखते हैं कि जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो होता कैसे है। सबसे पहले हम लोग का जो शरीर है, हम लोग के शरीर में से ब्लड को लेके आया जाता है और दायां अलिंद में डाल दिया जाता है। सबसे पहले हम लोग के ब्लड को क्या किया जाता है बच्चों? लेके आया जाता है शरीर में से और दाएं अलिंद में डाल दिया जाता है। दाएं अलिंद में डालने के बाद इसमें क्या होता है? इसमें एक वाल्व लगा होता है। वाल्व लगा होता है। वाल्व जैसे कि साइकिल या फिर गाड़ी में वाल्व होता है, अगर साइकिल और गाड़ी में हम लोग हवा भर देते हैं तो फिर उस वाल्व के द्वारा हवा जो है अंदर का बाहर नहीं आ पाता। उसी तरीके से इसमें भी वाल्व लगा होता है कि एक बार ब्लड अगर चला गया तो वो ब्लड फिर से बाहर नहीं जा पाएगा। हम लोग के शरीर में जितना अशुद्ध रक्त था कार्बन डाइऑक्साइड युक्त, उसको दाएं अलिंद में डाल दिया गया और दाएं अलिंद से उसको दाएं नीले में डाल दिया गया और दोनों के बीच में वाल्व उपस्थित है जिससे कि फिर रक्त का ट्रांसफर नहीं हो जाए। हम लोग के हृदय में 4 चेंबर था बच्चों, 2 दायां और 2 बायां वाला। दाहिने वाले में क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड युक्त और बाएं वाले हाथ हृदय की तरफ क्या है? ऑक्सीजन युक्त रक्त बह रहा है। अब दो हिस्सा, दो अलिंद और 2 नीले भी पाया जा रहा है। तो सबसे पहले हम लोग के शरीर से आ गया कौन सा? अशुद्ध रक्त दाएं अलिंद में, और दाएं अलिंद में वाल्व उपस्थित है जिसको अशुद्ध रक्त तो दाएं नीले में ट्रांसफर किया गया। दाएं नीले से इसको भेज दिया गया बच्चों लंग्स में, फेफड़ा में, ठीक, फेफड़े में। और फेफड़ा में जाने के बाद क्या हुआ बच्चों कि इसमें ऑक्सीजन उपस्थित है। क्या उपस्थित है? ऑक्सीजन उपस्थित है। क्योंकि हम लोग देखें कि जब हम लोग श्वसन प्रक्रिया कर रहे हैं तो नाक से होते हुए, श्वास नली से होते हुए फेफड़े में हम लोग का ऑक्सीजन पहुंचा है। तो जहां पर ऑक्सीजन उपस्थित है फेफड़े में इसको पहुंचा दिया गया। अब जब इसमें ऑक्सीजन मिल गया, इस रक्त में जब ऑक्सीजन मिल गया बच्चों, इस रक्त में ऑक्सीजन मिल गया तो इस रक्त को फिर से भेज दिया गया बायां अलिंद में। कहा भेज दिया गया? बाएं अलिंद में। कहा भेज दिया गया बच्चों?
बाएं अलिंद में, और बाएं अलिंद में भी एक वाल होता है। और वाल का काम क्या होता है बच्चों? वाल का मुख्य काम क्या होता है? अगर एक बार ब्लड अंदर आ गया तो फिर से उसको उसमें वापस नहीं जाने देता है, जिससे कि शुद्ध रक्त और अशुद्ध रक्त वापस में बना रहता है। अब जब एक बार शुद्ध रक्त बाएं अलिंद में आ गया तो फिर इसको दाएं निलय में भेजा जाता है। अरे सॉरी, यहाँ पर बायां होगा। फिर उसको बाएं निलय में भेजा जाता है, और बाएं निलय में जब एक बार ये प्रवेश कर जाता है शुद्ध रक्त, तो फिर इसको हम लोग कहाँ पर भेज देते हैं बच्चों? हम लोग इसको भेज देते हैं पूरे शरीर में, और यहीं से ब्लड का सर्कुलेशन जो है कि हो जाता है। यहीं से क्या हो जाता है? ब्लड का सर्कुलेशन हो जाता है। सबसे पहले हम लोग का जो, ठीक है बच्चों, तो देखो सबसे पहले क्या हुआ कि शरीर से जो है कि क्या ले आ रहा है? शरीर से हम लोग के कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को लेके आएगा। जो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त है वो किसमें बह रहा है बच्चों? वो बह रहा है शिरा। तो हम लोग के पूरे शरीर का आ रहा है, तो क्या हो गया? महाशिरा। महाशिरा के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त हम लोग के शरीर से दाएं अलिंद में प्रवेश कर गया। अब जैसे ही ये दाएं अलिंद में प्रवेश किया, यहाँ वाल्व लगा है, और इसको दाएं अलिंद से दाएं निलय में डाल दिया गया, और दाएं निलय से ये जो रक्त है इसको फेफड़े तक पहुंचा दिया गया। और वो काम कौन किया? अशुद्ध रक्त ही था, और उसको वहां पर पहुंचाने का काम किया फेफड़े में। और फिर फेफड़े में जब ऑक्सीजन उपस्थित था, तो ऑक्सीजन जब मिल गया तो वो क्या बन गया? वो शुद्ध रक्त बन गया। और शुद्ध रक्त का ट्रांसफर कौन करता है बच्चों? धमनी करता है। लेकिन पल्मोनरी शिरा यहाँ पर क्या एक्सेप्शन है? और पल्मोनरी शिरा क्या कर रहा है? पल्मोनरी शिरा क्या काम कर रहा है बच्चों? पल्मोनरी शिरा यहाँ पर ऑक्सीजन युक्त रक्त हो, यहाँ पर ऑक्सीजन युक्त रक्त को बाएं अलिंद में डाल रहा है, और बाएं अलिंद में भी वाल्व उपस्थित है। वाल्व के द्वारा ये कहाँ? बाएं निलय में चल जा रहा है, और बाएं निलय से इसको महाधमनी द्वारा, किसके द्वारा? महाधमनी के द्वारा इसको कहाँ? शरीर में भेज दिया जा रहा है। ठीक, बॉडी में इसका क्या कर दिया जा रहा है? ट्रांसफर कर दिया जा रहा है। तो ये क्या था? हम लोग का सर्कुलेशन का पूरा सिस्टम था। अब दोहरा परिसंचरण तंत्र क्या है? दोहरा परिसंचरण तंत्र यही है बच्चों। यही क्या है कि जब शरीर से ऑक्सीजन युक्त रक्त आया दाएं अलिंद में, दाएं अलिंद से फिर वह दाएं निलय में गया, दाएं निलय से फिर फेफड़े में, फेफड़े से बाएं अलिंद में, बाएं अलिंद से बाएं निलय में, और शरीर में। तो ये अशुद्ध रक्त शरीर से ही आया, और ये शुद्ध रक्त होकर फिर शरीर में चला गया। तो यही सर्कुलेशन जो 2 बार हो रहा है, इसी को हम लोग दोहरा परिसंचरण तंत्र के नाम से भी जानते हैं, दोहरा परिसंचरण के नाम से भी जानते हैं। अब हम लोग लास्ट एकदम टॉपिक क्या है देख लेते हैं कि धमनी और शिरा में क्या अंतर है। ये जो पल्मोनरी धमनी है ना बच्चों, पल्मोनरी धमनी का क्या काम है? पल्मोनरी धमनी का काम है कार्बन डाइऑक्साइड, जबकि सामान्य धमनी ऑक्सीजन ब्लड को ले जाती है, लेकिन पल्मोनरी धमनी जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड को ले जाने का काम करेगी। वहीं पल्मोनरी शिरा का काम क्या हो जाएगा बच्चों? इसका काम भी बदल जाएगा। ये ऑक्सीजन ब्लड को जो है ट्रांसफर करने का काम करेगी। जैसे कि देखिए यहाँ पर पल्मोनरी शिरा ही द्वारा क्या किया जा रहा है? फेफड़े से रक्त को बाएं अलिंद में लाया जा रहा है। उम्मीद है बच्चों आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। अभी मैं लिख देता हूँ धमनी और शिरे में अंतर, और आप लोग इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, और फिर उसका भी ले लीजिएगा। ठीक है बच्चों, तो अब हम लोग समझते हैं क्या धमनी और शिरा में अंतर है। तो जो बच्चों धमनी होती है वो मोटी होती है, धमनी जो होती है वो मोटी होती है। उसका जो भित्ति होता है, उसका जो दीवार होता है, उसका जो वॉल होता है वो लचीला होता है, मोटा होता है और लचीला होता है। धमनी अंदर की ओर होता है, शिरा बाहर की ओर होता है। शिरा का दीवार लचीला नहीं होता है जितना धमनी का होता है, और यह पतला भी होता है। शिरा में जो रक्त बहता है बच्चों वो अशुद्ध रक्त होता है, इसीलिए वो नीला कलर का होता है। और जो धमनी में रक्त बहता है वह शुद्ध होता है, इसीलिए वो किस कलर का होता है? लाल कलर का होता है, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन उपस्थित होता है। जो बच्चों शिरा में रक्त का प्रवाह है, जितना
जो ब्लड प्रेशर है शिरा में वो कम होता है, किसकी अपेक्षा? धमनी की अपेक्षा। यानी धमनी में ब्लड का प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। यानी कुल मिला जुला के ये जो धमनी है वो हृदय से रक्त को अंग में ले जाएगी और जो शिरा है वो अंग से रक्त को हृदय में लाने का काम करेगी। इसमें ऑक्सीजन उपस्थित होगा जिसके कारण यह लाल कलर का दिखाई देगा, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थित होगा जिसके कारण यह नीला कलर का दिखाई देगा। इसमें शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है बच्चों, इसमें अशुद्ध रक्त का प्रवाह होता है। यह मोटा होता है, लचीला होता है, यह पतला होता है तथा कम लचीला होता है। इसमें रक्त बहुत तेजी से बहेगा और इसमें रक्त का प्रवाह धीरे धीरे होता है। ये रहा धमनी और शिरा में अंतर। उम्मीद है बच्चों की आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो इसको ज्यादा से ज्यादा और बच्चों के पास शेयर करिए और हमारे इस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म को बढ़ाइए, क्योंकि बच्चों बीच में वीडियो इसलिए नहीं आ पा रहा था क्योंकि हम लोग थक जाते हैं। सुबह से काम जो है बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते और लास्ट में आकर हम लोग वीडियो बनाने का काम करते हैं। तो आप लोगों का एक शेयर, लाइक और सब्सक्राइब हम लोग को और मोटिवेट करेगा और हम लोग को और आगे वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहित करेगा। तो एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर हम लोग लास्ट में पादप में परिवहन अभी समझ लेते हैं और फिर जाते हैं। उम्मीद है बच्चों आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। तो अब हम लोग लास्ट में देख लेते हैं पादप में परिवहन, और ये बहुत ही आसान है, 2 मिनट का है खाली। इसको देख लीजिए और फिर अगला टॉपिक हम लोग कल से शुरू करेंगे। इसको तो हम लोग मिटा ही नहीं सकते। ठीक है बच्चों, तो आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि हम लोग के जैसा दिमागदार, हम लोग के जैसा तेज और हम लोग के जैसा डेवलप, हम लोग के जैसा विकसित प्राणी पादप नहीं है। हाँ, वो भी जीव और हम भी जीव हैं, लेकिन जितना ज्यादा ह्यूमन विकसित है, इतना ज्यादा हम लोग जंतु विकसित है, उतना ज्यादा पादप अभी विकसित नहीं है। हम लोग के अंदर जो जो तंत्र उपस्थित है, परिवहन तंत्र या श्वसन तंत्र या फिर पाचन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, वो पादप में नहीं उपस्थित है। नियंत्रण तंत्र पादप में उपस्थित नहीं है। तो क्या उन लोगों में वो क्रियाएं नहीं होंगी जो हम लोग में हो रही हैं? जीव है वो भी, तो जीव हम भी हैं, हम में जो क्रिया हो रही है उसमें भी वो क्रिया हो रही है। तो बच्चों जो पादप में संवहन है, पादप में परिवहन है, जैसे हम लोग में भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक परिवहन किया जा रहा था, वैसे ही पादप में भी परिवहन किया जाएगा, लेकिन जाइलम और फ्लोएम के द्वारा। जो बच्चों जाइलम है, इसके द्वारा केवल जल का संवहन होगा। किसका? जल का संवहन। लेकिन जल और खनिज लवण का भी बोल सकते हो। और फ्लोएम द्वारा भोजन का, भोजन का, भोजन का संवहन। ठीक है, यह एक ही दिशा में, एक दिशा में हो सकता है, ठीक, यूनिडायरेक्शनल है। यह ऊपर भी हो सकता है बच्चों, नीचे भी हो सकता है, क्योंकि भोजन का निर्माण किसमें होता है? पत्तियों में होता है, क्योंकि यहीं पर पत्तियों को ही जो है पादप का रसोई घर माना जाता है, और पत्ती से ऊपर तना तक और नीचे जड़ों तक भोजन का संवहन कराया जाता है। फ्लोएम द्वारा जल और खनिज लवण का संवहन हो रहा है, और जल अवशोषित हो रहा है जड़ के द्वारा, और इसको सिर्फ ऊपर की दिशा में जो है स्थानांतरित कर दिया जा रहा है। तो जाइलम और फ्लोएम द्वारा पादप में संवहन का काम किया जाता है। आज हम लोग यहीं तक रहने देते हैं और अगले वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे इसके आगे। अगर आप लोगों को समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, और भी अपने फ्रेंड सर्कल के साथ इसको शेयर करिए, और फिर मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।